हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन मेजरमेंट। बच्चों, इस जो हमारा जो टॉपिक है, खास करके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर, तीनों ही टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल है। हालांकि बहुत सारे टीचर आपको थ्योरेटिकल वे में पढ़ाते हैं, लेकिन आज मैं थ्योरेटिकल का नाम ही नहीं लूँगा। 100% न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है और आपका बहुत ही इसमें कंसेप्ट है। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूरेसी का। तो एक्यूरेसी होता क्या है, इसके बाद कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर है तो इंस्ट्रूमेंट कितना कंसिस्टेंस है। कंसिस्टेंस का मतलब होता है कि वो लगातार कितना परफॉर्म कर रहा है, उसकी प्रिसीजन क्या है। एंड उसके बाद मैं बात करूंगा कि कोई भी वैल्यू अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उस मेजर्ड वैल्यू में एरर कितना है। तो ये सारे टॉपिक आज हम डील करेंगे। पहले इसका तो छोटा छोटा सा डेफिनेशन है, तो कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। एरर जैसे ही आएंगे तो एरर में हमारा न्यूमेरिकल होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर होते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या है। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे। दो अगर सिस्टम को हम ऐड करते हैं तो दोनों में कितना एरर आ रहा है। अगर दो आउटपुट को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या पावर पे रेज कर रहा हूँ, तो इस टाइप से सब में कितने एरर्स होते हैं। तो बच्चों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का टॉपिक, इसलिए पूरा वीडियो देखिए आप आराम से। अब बच्चों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज एक्यूरेसी। तो बच्चों, जब मैं एक्यूरेसी की बात करता हूँ, सपोज एक मैं यहाँ पे थर्मामीटर ले रहा हूँ, तो इसमें देखिए कि जो थर्मामीटर है, इसको अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दे रहा हूँ और वो सारे आइडियल चीज़ें इसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इस केस में इसका जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू से कंसर्न होता है कि इसका जो आइडियल वैल्यू कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर गिवन इनपुट। जो हम इनपुट दे रहे हैं उसमें हमारा जो इसकी ट्रू वैल्यू जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, तो वो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका 100 आना चाहिए। ये जो वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है 100 डिग्री सेल्सियस परफॉर्म होना चाहिए। अब जैसे ही अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इसको मैं कोई भी अगर पैरामीटर है इसका मरकरी है, तो मरकरी राइज यहाँ से होना स्टार्ट हुआ। देख रहे हैं कि ये कितना इसके क्लोजनेस तक जा रहा है। तो मरकरी जो राइज हो रहा है इसमें, सपोज ये 90 तक आया, सपोज कर रहे हैं ये 90 डिग्री सेल्सियस तक आया, तो इसका मतलब है कि जो मरकरी 100 को रेज करना चाहिए था, 100 को टच करना चाहिए, और 90 के तक जाके वो रुक जाता है। इसका मतलब है कि मरकरी 100 की कितना क्लोज गया कितना है, 100 तक। तो ये जो क्लोजनेस होता है, कोई भी सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी अगर मेजरमेंट क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, तो ये 90% तक टच कर रहा है जो इसकी ट्रू वैल्यू है, तो इसको मैं बोलता हूँ कि एक्यूरेसी इसका 90% है। बट जब एक्यूरेसी आती है तो सेम टाइम में उसके एरर भी आएगी। जब मैं एरर की बात करूंगा बच्चों, तो मैं बोलूंगा कि वो 100 से कितना पीछे है या 100 से कितना आगे गया। तो ये जो डेविएशन है ट्रू वैल्यू से, दिस इज द ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू से डेविएशन कितना इसका हुआ। तो ट्रू वैल्यू से देख रहे हैं कि हम अगर एरर की बात कर रहा हूं तो ये 100 से नीचे कितना है, कितना डेविएट हो रहा है 100 से, दैट इज कॉल्ड द एरर। इसका मतलब है कि एरर एंड आपका एक्यूरेसी दोनों ही एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सबसे पहले बच्चों में डिफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज एरर। तो एरर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो एरर होता क्या है। तो जैसा हमने बताया कि ये जो वैल्यू जो है ये 90 तक टच किया, मतलब ये 100 से कितना दूर है, अभी 10 मार्जिन 10 डिग्री पीछे है। तो अगर एरर की डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाता है, तो मैं बोलूंगा कि डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू, व्हाट डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू, डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू, जो भी डेविएशन है मेजर्ड वैल्यू का, ओके, डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू, फ्रॉम ट्रू वैल्यू, फ्रॉम ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट,
एरर इज कॉल्ड एरर। अब इस केस में अगर मैं बात करूंगा तो इसका जो ट्रू वैल्यू है, अगर मैं बात करूं कि m जो है m2 जो है mt इज द ट्रू वैल्यू, ये 100 है हमारा, और मेजर्ड वैल्यू जो हमारा आया mm, दिस इज द 90 डिग्री है। तो डेविएशन कितना हुआ बच्चों? तो अगर मैं बात करूंगा डेविएशन का, तो डेविएशन हमने क्या बोला था, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो ये जो हमारा ट्रू वैल्यू जो हमारा है mt माइनस व्हाट mm, दिस इज 100 माइनस 90, दिस इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। तो यहाँ पे डेविएशन जो है, डेविएशन 10 आ रहा है, तो डेविएशन 10 है, दिस इज द एरर। यहाँ पे 10 डिग्री और डेविएट हो रहा है। बट अभी मैं बहुत सारे माइनर कंसेप्ट है इसमें, एब्सोल्यूट एरर क्या है, आपका रिलेटिव एरर क्या है, तो वो सारे मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन सिर्फ अभी आप समझो कि एरर क्या होता है। तो एरर आपसे पूछा जाता है अगर सिंगल लाइन में, एरर अगर सिंगल लाइन में पूछा जाता है आपसे, तो आपको लिखना है कि डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू, डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द एरर। बट एनसीईआरटी में इसका एक और डिफिनेशन लिखा है। तो एनसीईआरटी का डिफिनेशन है बच्चों कि अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एरर। तो एक एनसीईआरटी का डिफिनेशन वो भी आप लिख सकते हो, इसको फटाफट लिखिए और मैं सेकंड डिफिनेशन आपको लिख देता हूँ। तो एक डिफिनेशन जो हमारा होता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, किसका मेजरमेंट? ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एरर। तो ये एनसीईआरटी का डिफिनेशन है बच्चों एरर का। तो यहाँ पे हमने देखा कि एरर क्या होता है। अब मैं सेकेंड चीज यही पे बात करूंगा कि व्हाट इज एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी की बात करूंगा तो जो भी वैल्यू हमने मेजर्ड किया है, जो भी वैल्यू हमने मेजर किया है, ये ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। जो मेजर्ड वैल्यू 90 था, ये ट्रू वैल्यू के कितना % क्लोज जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का अगर डिफिनेशन आपसे पूछा जाता है बच्चों, तो आपको लिखना है द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो यही अगर मैं बात करूंगा, इसको आप लिखो फटाफट, वीडियो पॉज कीजिए, 5 सेकंड के अंदर लिखिए इसको। ओके, तो अब बच्चों मैं प्रिसीजन की बात करूंगा कि व्हाट इज प्रिसीजन। तो प्रिसीजन की अगर मैं बात करता हूं, तो प्रिसीजन जो हमारा है क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट या क्लोजनेस ऑफ एक्यूरेसी की बात करूंगा। अगर मैं एक्यूरेसी की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो एक्यूरेसी में आ रहा है द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एक्यूरेसी, और sometimes it is also called closeness of measured value to the true value। तो आप कहानी हुई है, लिखने का तरीका अलग है। ओके, इसी को आप लिख सकते हो क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू भी लिख सकते हो, मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, टू द ट्रू वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो बच्चों ये हमारा एक्यूरेसी का डिफिनेशन है। अब मैं बात करूंगा कि सेम पैरामीटर में, यहाँ पे हमने जो थर्मोमीटर जो मरकरी जो राइज हुआ है, तो ये इसका जो ट्रू वैल्यू 100 था। सपोज जब हम सिस्टम डिजाइन करते हैं तो हम उसका सब कुछ डिसाइड करके चलते हैं कि अगर इस कंडीशन पे कितना इसका परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो इन सेम वे हम इस एसटीपी पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि मरकरी राइज होना चाहिए 100 डिग्री तक, जो भी इनपुट हम दे रहे हैं। उसके हिसाब से ये जो मरकरी राइज हुआ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इसमें से 100 के कितना क्लोज गया, तो क्लोजनेस यहाँ पे है हमारा, ये क्या है
ये 90 तक जा रहा था। इसमें क्लोजनेस अगर एक्यूरेसी की बात करूंगा तो दिस सिस्टम इज एक्यूरेट अप टू द 90%। तो ये बच्चों एक्यूरेसी का डिफिनेशन अगर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि एक्यूरेसी जो हमारा आ रहा है, एक्यूरेसी इक्वल्स टू 90% एज पर दिस सिस्टम। तो बच्चों ये तो हमारा एरर है एंड एक्यूरेसी है, बट मैं बात करूंगा जब प्रिसीजन का, तो प्रिसीजन क्या है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिसीजन बच्चों को जनरली समझ में आता नहीं है, टीचर भी आपके आएंगे, जो भी लिखवाना होगा लिखवा के चले जाते हैं, लेकिन समझ अभी मैं एक प्रिसीजन लिखूंगा, फिर एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस क्या है ये चीज डील करेंगे, और कोई भी सिस्टम के लिए एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन कितना मैटर करता है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रिसीजन। इसी में मैं लिख रहा हूँ प्रिसीजन, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो सबसे पहले आप बताइए कि जो प्रिसीजन का मतलब ही होता है कंसिस्टेंसी। अगर आपका जो मार्क्स 6th क्लास से स्टार्ट किया और अप टू 10th तक जो भी मार्क्स आए हैं, सपोज 90 90 90 90 लाए हैं, तो इसका मतलब आपको क्या बोला जाएगा कि आप बहुत कंसिस्टेंट हो। लेकिन अगर आपका फ्रेंड या आपका भाई एक बार 90 ला रहा है, एक बार 95 ला रहा है, एक बार 75 ला रहा है, एक बार 85 ला रहे हैं, तो उनका क्या है, कंसिस्टेंसी अच्छा नहीं है, तो इट इज नॉट कंसिस्टेंस। तो अगर मैं बात करूंगा प्रिसीजन का, अगर डेफिनेशन की बात करूंगा, तो प्रिसीजन का डेफिनेशन होता है द कंसिस्टेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कंसिस्टेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट of measurement is called precision। तो ये हमारा क्या आपकी कंसिस्टेंसी है, दिस इज कॉल्ड द प्रिसीजन। अब मैं बात करूंगा सेम चीज, अगर यही एक्सपेरिमेंट हमारा है, तो STP हमने यहाँ पे जो भी दिया था ये 90 डिग्री आया था, ओके बच्चों, 90 डिग्री। अब इसमें मैं बोलूंगा कि इसमें मैं 10 बार मैं इसका मैं आउटपुट ले रहा हूँ, तो इसे मैं अगर मैं 10 टाइम्स अगर मैं इनपुट आउटपुट में दे के इसको मैं जो भी इनपुट पे इसका आउटपुट में मेजर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, 2 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। इसमें अगर मैं बात करूँगा, सपोज इसी का मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और 5 आउटपुट ले रहे हैं इसका, फर्स्ट, सेकेंड, 3, 4, 5। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमारा फर्स्ट टाइम ले रहा हूं तो ये 90 आ रहा है, सेकेंड टाइम इसका मैं आउटपुट ले रहा हूं इस इंस्ट्रूमेंट का, तो ये हमारा आ रहा है 95 डिग्री। थर्ड टाइम ले रहा हूं ये आ रहा है 85 डिग्री। फोर्थ टाइम ले रहा हूं ये आ रहा है 80 डिग्री, और फिफ्थ टाइम ले रहा हूं तो ये आ रहा है 99 डिग्री। तो इसका मतलब है कि यह जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, क्लोजनेस जो है आपका, जो कंसिस्टेंसी देखिए, जो भी आउटपुट ले रहे हो 90, 95, 85, 80, 99, तो यहाँ पे कंसिस्टेंस नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टेंस नहीं है। इसके जो भी कंसिस्टेंस, अगर 10 डिग्री दे रहा है तो लगातार 10 डिग्री दे, तो दैट इज कॉल्ड द कंसिस्टेंस। अब मैं कुछ दूसरा ऐसा ही सेम इक्विपमेंट एक लाता हूँ दूसरा, और उसको मैं आउटपुट ले रहा हूँ। तो अब मैं बात करूंगा कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 विथ अदर इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट टाइम मैं ले रहा हूँ इसका, तो ये आ रहा है 95 डिग्री, सेकेंड टाइम आ रहा है 94 डिग्री, थर्ड टाइम आ रहा है 96 डिग्री, फिफ्थ टाइम आ रहा है फिर है 95 डिग्री, एंड फिर आ रहा है आपका ये 97 डिग्री। तो इस केस में मैं देख रहा हूँ, अगर ऐसा ही इक्विपमेंट दूसरा है, तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो इंस्ट्रूमेंट है, या जो सेकेंड वाला जो इंस्ट्रूमेंट है 95, 94, 96, 95, 97, मतलब इसका आउटपुट क्या है बच्चों, कंसिस्टेंस है। जब आउटपुट कंसिस्टेंस है तो इसी को बोलते हैं कि ये जो सेकेंड इक्विपमेंट है, जो हमारा जो सेकेंड इक्विपमेंट है जो हमने लगा रखा है, इट इज द मोर कंसिस्टेंस, इट इज द मोर कंसिस्टेंस। तो ये वाला जो इक्विपमेंट है ये बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंस है। इसकी मैं बात करूंगा इन दोनों इक्विपमेंट नंबर 1 और 2 में एक्यूरेट कौन है एंड कंसिस्टेंस कौन है। तो इस केस में तो ये इक्विपमेंट है, देखो 100 इसका भी आइडियल आना चाहिए था ट्रू वैल्यू,
इसका भी 100 हमने बोला था। एक तो 100 से डेविएशन भी ज़्यादा है और मेजरमेंट कंसिस्टेंस नहीं है, मेजरमेंट कंसिस्टेंस नहीं है। बट सेकंड की बात करूं तो एक तो ये मेजरमेंट के ज़्यादा क्लोज है, मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा है पहली चीज़। और जो भी वैल्यू आप मेजर कर रहे हो लगातार हर बार 95 के इर्द गिर्द ही वो परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब है कि दिस इज द मोर कंसिस्टेंस इक्विपमेंट। क्लियर है बच्चों? तो अगर मैं बात करूंगा कि प्रिसीजन का, तो प्रिसीजन किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कंसिस्टेंसी को दिखलाता है कि वो कितना कंसिस्टेंस है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ द कंसिस्टेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड प्रिसीजन, या कंसिस्टेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द प्रिसीजन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कंसिस्टेंसी क्या है एंड प्रिसीजन क्या है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से हम किसी भी, अगर आइडियली मैं बात करूँगा कोई भी इक्विपमेंट के लिए कि कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी का क्या इम्पोर्टेंस है, तो अगर दोनों ही चीज़ अगर मिलता है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, इसको आप राइट डाउन करो। ओके, तो बच्चों एक चीज बताइए आप, किसी भी सिस्टम के लिए मैं बात करूंगा तो एक्यूरेसी नोट करके लिख लीजिए। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो एक्यूरेसी जो हमारा है, दिस इज द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट, क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट है। और ये हमारा क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट, कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट, कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट है। अब आइडियली हम बात करेंगे कि कोई भी सिस्टम है, तो आइडियल केस में, आइडियली कोई भी सिस्टम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों हो तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो आइडियली जब हम सिस्टम डिजाइन करते हैं तो सिस्टम शुड ऑलवेज precise, always having more precision and accuracy। ये दोनों ही होना चाहिए अगर किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि एरर क्या है, एक्यूरेसी क्या है एंड प्रिसीजन क्या है। अब बच्चों मैं बात करूंगा कि जो हमने एरर की बात किया है, तो वो आना आपको बहुत ज़रूरी है कि एरर कहाँ से होता है। एरर की मैं बात करूँ तो एरर का रीजन क्या है। सबसे पहले मैं बात करूँगा तो एरर का सोर्स ऑफ, किसी भी सिस्टम में अगर एरर आ रहा है तो कौन सा पॉइंट से एरर जनरेट हो रहा है, और कहीं भी जनरेट हो रहा है तो एरर आखिरकार वो किस माध्यम के थ्रू वो सिस्टम में आ रहा है। इधर वो थ्रू मीडिया आ रहा है या थ्रू ऐसे ही आपका थ्रू एयर मीडिया आ रहा है। तो सेकेंड चीज़ है, इसके बाद बात करूँगी जो भी एरर जनरेट करे उस एरर की मैग्नीट्यूड क्या है, और जो भी एरर जनरेट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, कितना परसेंट उसका चांस है एरर बार बार जनरेट करने का। तो सेकेंड, अब मैं बात करूँगा, अब मैं आ रहा हूँ एरर पे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है। अब मैं बात करूँगा क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। इसको राइट डाउन करूँ। तो बच्चों अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। तो एरर की क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, एरर सबसे पहले हम बात करेंगे कि एरर जनरेट कहाँ से हो रहा है, कौन सा सोर्स से एरर जनरेट हो रहा है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, जो भी एरर जनरेट हो रहा है वो किस माध्यम से सिस्टम में हमारा वो आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सेकंड, मोड ऑफ द प्रोपगेशन। क्लियर? इसके बाद मैं बात करूँगा तीसरा पॉइंट कि जो एरर जनरेट हो रहा है वो कितना फ्रीक्वेंट है। तो इसको मैं बात करूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, कितना वो
टाइम हो, कितना फ्रीक्वेंट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है एरर को जनरेट होने का। एंड फोर्थ पॉइंट में बात करूंगा कि जो भी एरर जनरेट हो रहा है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर की बात करूंगा तो एरर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एरर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सपोज हमारा इधर देखिए ये कोई सिस्टम है, ये हमारा कोई ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम में इस पॉइंट से एरर जनरेट हो रहा है, इस पॉइंट से एरर जनरेट हो रहा है, और इस पॉइंट से एरर जनरेट होने के बाद ये जा रहा है सिस्टम में, पॉइंट से जनरेट हुआ सिस्टम में गया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सोर्स ऑफ एरर, सोर्स ऑफ एरर कि कहाँ पे एरर जनरेट हो रहा है। सेकंड मैं बात करूंगा कि एरर जो जनरेट हुआ किस मोड के थ्रू ये सिस्टम में जा रहा है, तो मोड ऑफ प्रोपगेशन, मोड ऑफ प्रोपगेशन। थर्ड में बात करूंगा कि ये जो एरर जनरेट हो रहा है इसकी कितना प्रोबेबिलिटी है, कितना बार बार एरर जनरेट हो रहा है। तो मैं बात करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। एंड लास्ट जो भी एरर जनरेट हो रहा है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। तो ये चार टेक्निक है जिसके आधार पे हम एरर को हम क्लासिफाइड करते हैं। एरर बेसिकली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एरर, किस पॉइंट से जनरेट हो रहा है, किस मोड से सिस्टम में जा रहा है, थर्ड क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है एरर जनरेट करने का, एंड फोर्थ जो भी एरर जनरेट हो रहा है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। तो बच्चों इन चार बेसिस पे एरर को हम क्लासिफाइड करते हैं। तो क्लासिफाइड करते हैं तो एरर जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो एरर कितने टाइप्स के हैं। तो एरर बेसिकली दो टाइप्स के हैं, फर्स्ट इज द सिस्टमेटिक एरर एंड सेकेंड इज द रैंडम एरर। इन दोनों एरर ही हमारा सिस्टम में आता है, इसी के हम डिटेल पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक एरर क्या होगा वो देखेंगे एंड रैंडम एरर क्या होता है। तो इसको फटाफट नोट करो। ओके, तो बच्चों जो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर का हमने तो देखा, अब जो एरर का जो भी क्लासिफिकेशन हुआ है तो कितने टाइप जो क्लासिफिकेशन हुए हैं कितने टाइप्स के हैं। तो एरर का जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये आपका एरर दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द हमारा सिस्टमैटिक एरर, फर्स्ट इज द सिस्टमैटिक एरर एंड सेकेंड इज द रैंडम एरर, सेकेंड इज द रैंडम एरर। तो बच्चों जो एरर हमने बोला है, क्राइटेरिया हमने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया वो बता दिया। अब एरर कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो बच्चों जो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है एंड रैंडम एरर क्या होता है ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो सिस्टमैटिक एरर की बात करेंगे, सिस्टमैटिक एरर जो सिस्टम में जनरेट होता है, जो सिस्टम में एरर जनरेट होता है, आइदर वो सिस्टमैटिक एरर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण हो, इम्परफेक्शन डिजाइन के कारण हो, या उस सिस्टम का जो मेजरमेंट ले रहे हैं उसके कारण कोई भी गलतियां हो, कैलिब्रेशन के कारण गलती हो, वो सारे गलती जो होता है इस सिस्टमैटिक एरर में आते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हमें ये जो रीजन होता है इसका सिस्टमैटिक एरर है इम्परफेक्शन डिजाइन, इम्परफेक्शन डिजाइन के कारण, इम्परफेक्शन डिजाइन एंड कैलिब्रेशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड कैलिब्रेशन, जो भी सिस्टम आपने डिजाइन किया और उसको कैलिब्रेट किया, कैलिब्रेशन कोई भी सिस्टम को हम डिजाइन करते हैं तो उसमें कैलिब्रेशन करते हैं कितना टेम्परेचर पे क्या होना चाहिए, इसका कितना प्रेशर होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें मेंटेन करना पड़ता है सिस्टम चलाने से पहले। जैसे हम सिस्टम ऑपरेट करते हैं तो एट दैट टाइम फर्स्ट वी सेट द एवरी एसटीपी वैल्यू। तो अगर सिस्टमैटिक एरर की बात करते हैं तो इम्परफेक्शन डिजाइन एंड कैलिब्रेशन प्रॉब्लम के कारण होता है। तो अगर ऐसा एरर है तो
इसे हम खत्म कर सकते हैं। क्या हो सकता है अगर हम किसी सिस्टम का जो मटेरियल का जो स्टैंडर्ड हमने नहीं लिया है उस लेवल का, तो अब हमें क्या मटेरियल चेंज करनी पड़ेगी। तो इसमें हमारा जो होता है ये आवर कंट्रोल होता है। जो सिस्टमेटिक एरर जो होता है ये हमारे कंट्रोल होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक कंट्रोल किया जा सकता है, तो कंट्रोलेबल, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यही चीज अगर मैं बात करूंगा रैंडम एरर, तो रैंडम एरर बच्चों वो होता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है, कहाँ से आया कैसे आया वो हमें नहीं पता है। वो ऐसे ही आपका रैंडमली अकर्स करता है। रैंडमली अकर्स करता है तो जो चीज की आपको पता ही नहीं है तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, आप नहीं निकाल सकते हो। तो इसका मतलब है कि रैंडम एरर की बात करते हैं तो जो भी एरर, ये एरर जो होता है, एरर comes into the system randomly एंड रैंडमली तो आ ही रहा है, लेकिन इसमें हमें कोई भी चीज की जानकारी नहीं होती है, किस पॉइंट से आया, किस मोड से आया, कितना आया, ये हमें नहीं पता होता है। इट मीन्स इन द रैंडम एरर द सोर्स ऑफ एरर हमें नहीं पता है, मोड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द एरर नहीं पता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि उसका कितना मैग्नीट्यूड है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है, तो वी कैन नॉट नो अबाउट दीज थिंग्स। तो ये चीजें हमारा रैंडम एरर है, और जिसे हमें पता ही नहीं है तो इट कैन नॉट बी कंट्रोल। ये क्या हमारा है, इट इज नॉट इन आवर हैंड, लिख दो ज्यादा बेटर रहेगा। इट इज नॉट इन आवर हैंड, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो आपका जो एनसीईआरटी में यही दिया है सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर, तो रैंडम एरर हमें अभी ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि रैंडम एरर पढ़ने से पहले आपको प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, जो कि आप 12th में पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी वगैरह सारे 11th में भी लास्ट में पढ़ोगे, तो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तो ये बाद में हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन सिस्टमैटिक एरर हमें पूरा पढ़ना है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में लिख रहा हूँ कि सिस्टमैटिक एरर की क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप के सिस्टमैटिक एरर है, और सारे का डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मैं बात करूंगा एरर एनालिसिस। तो बच्चों देखते हैं कि सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। नाउ राइट डाउन। ओके, तो बच्चों जो सिस्टमैटिक एरर जो हमारा है, अगर मैं बात करूंगा सिस्टमैटिक एरर का, तो व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर, डिफिनेशन तो ऑलरेडी में पढ़ चुके हैं। सिस्टमैटिक एरर, तो सिस्टमैटिक एरर का जो क्लासिफिकेशन है, देयर आर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टमैटिक एरर। ओके, तो इस तरह से जो सिस्टमैटिक एरर है हमारा, फर्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर फर्स्ट। सेकंड जो हमारा होता है इन्वायरमेंटल एरर, सेकंड इज द इन्वायरमेंटल एरर, एंड थर्ड इज द पर्सनल एरर। पर्सनल एरर ये होता है, या इसी को मैं बोलता हूं ग्रॉस एरर, ग्रॉस। तो बच्चों इसके डिटेल में पढ़िए, 2-2 पॉइंट सब पे लिखो फटाफट, ज्यादा भी लिखना नहीं है। अगर मैं बात करूंगा इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब है 100% सिस्टम का जो भी डिजाइन किया गया है, आइदर उसका इम्परफेक्शन डिजाइन है या उसका आपने कैलिब्रेशन गलत तरीके से किया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इंस्ट्रूमेंटल एरर जो हमारा होता है, इट इज ड्यू टू इम्परफेक्शन डिजाइन, इम्परफेक्शन डिजाइन और इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन, और इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन, आपने इसका कैलिब्रेशन गलत किया है। कैलिब्रेशन स्केलिंग जो उसमें हम मेजरमेंट करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का हमारा ये होता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर अगर आपको रिमूव करना है तो क्या करोगे,
तो ये सब स्टैंडर्ड जो भी हम इक्विपमेंट के लिए मटेरियल जो हम जिस स्टैंडर्ड का होना चाहिए वो हम यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि ये इम्परफेक्शन डिजाइन है तो डिजाइन आप इम्प्रूव कर लीजिए सिंपली, या जिस स्टैंडर्ड का मटेरियल हमें यूज करना है उसे आप लगा लो, तो ये प्रॉब्लम आसानी से खत्म हो सकता है। अब बच्चों में बात करूंगा कि व्हाट इज इन्वायरमेंटल एरर। तो इन्वायरमेंटल एरर जो होता है कि जो एक्सटर्नल पैरामीटर, जिसे हम पता है कि जो एक्सटर्नल पैरामीटर सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, उसके कारण जो एरर आता है सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड द इन्वायरमेंटल एरर। तो इन्वायरमेंटल एरर की बात करेंगे तो ये होता है ड्यू टू एक्सटर्नल पैरामीटर के कारण। एक्सटर्नल पैरामीटर जो हमारा पैरामीटर के कारण होता है। एरर ड्यू टू नॉन एक्सटर्नल पैरामीटर लिख लो, आई थिंक ये ज्यादा बेटर होगा। एरर ड्यू टू नॉन एक्सटर्नल पैरामीटर, हमको पता है कि क्या एक्सटर्नल पैरामीटर इंस्ट्रूमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, क्या क्या हो सकता है इसमें। अब सपोज हमें टेम्परेचर, अब किसी इंस्ट्रूमेंट को या किसी आपका जो भी मेजरमेंट डिवाइस है, हमें पता है कि वो हमें 45 डिग्री पे हैंडल करना है, आप उसको लेके जा रहे हो 100 डिग्री में, उसकी टेम्परेचर आप बढ़ाया जा रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, उसका क्या होगा कि वो सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा, उसकी इफिशियंसी उतना नहीं आएगी। तो एक तो मैं बात करूंगा इसमें क्या आता है, टेम्परेचर। प्रेशर भी हो सकता है इसमें, आप प्रेशर आप ले सकते हो। सेकेंड चीज मैं बात करूंगा इसी में, ह्यूमिडिटी भी आप ले सकते हैं, ह्यूमिडिटी। इसके बाद मैं बात करूंगा विंड वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी जो हमारा है, विंड वेलोसिटी। एंड लास्ट में एक्सटर्नल फील्ड, जहां भी हम यूज कर रहे हैं वहां पे कौन सा इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड तो कहीं से नहीं आ रहा है, तो एक्सटर्नल फील्ड भी हमारा आता है इसमें। एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड। तो ये सारे इन्वायरमेंटल एरर की बात करते हैं। तो एरर ड्यू टू नॉन एक्सटर्नल पैरामीटर है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड वेलोसिटी एंड एक्सटर्नल फील्ड। तो इन चीजों के कारण these things always disturb the equipments और हमारा इंस्ट्रूमेंट। नाउ पर्सनल एरर। तो अगर मैं बात करूंगा पर्सनल एरर या ग्रॉस एरर, तो यह जो एरर होता है ये हमारा ह्यूमन मिस्टेक एरर है। ह्यूमन मिस्टेक एरर का मतलब होता है कि अगर आप जो भी मेजरमेंट लेना है आप प्रॉपर नहीं ले रहे हो, इम्प्रॉपर मेजरमेंट ले रहे हो, गलती से 10 डिग्री मेजर करना चाहिए था, आपने पैरेलक्स एरर के कारण आपने 11 डिग्री पर लिया, तो इस टाइप के जो एरर होता है तो वो ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर की बात करूंगा तो एरर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक। तो लास्ट जो हमारा है पर्सनल एरर या ग्रॉस एरर, इसी को समटाइम्स वी आल्सो कॉल द ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ये जो एरर जो हमारा होता है, दिस एरर इज ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक एरर, या इम्प्रॉपर ऑब्जर्वेशनल मेथड हम यूज कर रहे हैं तो उसके कारण होता है, जो कि मैंने लास्ट में बोला था कि एरर ड्यू टू पैरेलक्स। एरर ड्यू टू पैरेलक्स जो होता है ये हमारा ग्रॉस एरर या पर्सनल एरर या ऑब्जर्वेशनल एरर। ये जो एरर की जो हम बात करते हैं तो सिस्टमैटिक एरर देयर आर 3 टाइप्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर या ऑब्जर्वेशनल या पर्सनल या ग्रॉस एरर, ये तीनों एक ही होता है। तो ये हमारा सिस्टमैटिक एरर का क्लासिफिकेशन है। अब बच्चों इसके बाद मैं बात करूंगा कि लिस्ट काउंट क्या है, तो वो लिस्ट काउंट के बारे में बात करेंगे और फिर हम ये जो एरर कैलकुलेट करते हैं, एरर एनालिसिस, तो उसका हम ब्रीफिंग करेंगे फटाफट। इसको नोट डाउन करो। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा है लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट की बच्चों बात करते हैं हम सबसे पहले। तो लिस्ट काउंट का मतलब ही नाम से आपको पता चल रहा है कि सबसे छोटा वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं। ओके, जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड द लिस्ट काउंट। तो अगर मैं बात करूं बच्चों की व्हाट इज लिस्ट काउंट, तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है लिस्ट काउंट क्या होता है। तो लिस्ट काउंट की अगर बच्चों में बात करूंगा तो लिस्ट काउंट जो स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड द लिस्ट काउंट। इसकी डिफिनीशन फटाफट लिखिए, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी measured is called
इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। अब मेजर कौन करेगा? इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, सिंपल सी बात है। तो लिस्ट काउंट हमारा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का होता है। तो सपोज यहाँ पे मैं 2 स्केल ले रहा हूँ बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे 2 स्केल में यूज कर रहा हूँ। एक स्केल हमारा ये रहा और सेकेंड स्केल हमारा इधर है। Here we using 2 स्केल। इसकी जो स्केलिंग जो कैलिब्रेशन है 0 है, 1 2 3 4 5 let it is 6 only, okay no issue। अब इसमें मैं बात करूंगा 0 1 2 3 4 5 6। और इसकी अगर मैं बात करूँ, इस डिवीजन के अंदर भी सब डिवीजन है। इसे मैंने सपोज एक 10 डिवीजन है अंदर, इसके अंदर आपका 10 डिवीजन है, वैसे इसके अंदर भी 10 डिवीजन है, इसके अंदर भी 10 डिवीजन है। अब बेहतर होगा कि आप 10 लो, ज़्यादा सही रहेगा। लेट इट इज द 10 तक करिए, 6 7 8 9 10। 10 तक आता है, इसमें भी हम जूम कर लेते हैं कि अप टू द 10 है, ओके डन। जैसे तो इसमें जो हम बच्चों देख रहे हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में, इस स्केल में आपका जो मिनिमम वैल्यू जो मेजर कर सकते हो, कितना कर सकते हो? 1। तो इसमें जो हम आपके जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मेजर किया जा सकता है, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड, क्या इसमें मेजर कर सकते हो? 1 कर सकते हो। 1 से नीचे कर नहीं सकते हो, क्योंकि 1 के बाद हमारा स्केलिंग इसमें है नहीं, इसमें हमारा 1 है। तो इस तरीका से इसमें जो हमारा स्मॉलेस्ट काउंट जो है 1 है। बट इसी में मैं बात करूं, 1 काउंट तो है, लेकिन 1 का इसमें सब काउंट भी दिया हुआ है और इसमें 10 टाइम्स डिवीजन। इसमें जो स्मॉलेस्ट काउंट जो होगा, इसमें जो हमारा स्मॉलेस्ट काउंट जो है, इसमें स्मॉलेस्ट काउंट 0.1 है। इसमें स्मॉलेस्ट काउंट इसका 0.1 है। तो अगर लिस्ट काउंट की बात हम करते हैं, सपोज 2 स्केल है, स्केल फर्स्ट, स्केल सेकंड, इसमें हमारा लिस्ट काउंट 1 है, इसमें लिस्ट काउंट हमारा 0.1 है। तो लिस्ट काउंट इसलिए हमने बोला है कि जो लिस्ट काउंट जो होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू आप मेजर करते हो उसको लिस्ट काउंट बोलते हैं। अब मैं बात करूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लेना है। बच्चों देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ लिस्ट काउंट का, तो लिस्ट काउंट में हमने क्या देखा कि रिजोल्यूशन बेसिकली जो हमारा है, एक मीटर स्केल है, अब मैं 3 स्केल ले रहा हूँ। सबका स्केलिंग हमारा 0 1 अप टू 100, 0 1 2 और अप टू 100, 0 1 2 अप टू 100। अब इसमें हमारा इसका इंटरनल सब डिवीजन नहीं है, इसमें हम इंटरनल सब डिवीजन कर रहे हैं। इसमें इसका हम इंटरनल सब डिवीजन अप टू 10 पार्ट तक कर रहे हैं, अप टू 10 पार्ट। अब इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी सब डिवीजन है 10 पार्ट तक, और साथ में एक सब डिवीजन जो है, इसको मैं फिर से मैं इसका डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसमें भी जो एक पार्ट जो उसका आया था, इसको जूम करके मैं देख रहा हूँ, तो इसमें भी जो एक पार्ट है, इसको हम सब 10 पार्ट में फिर से मैं डिवीजन कर रहा हूँ। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 10 पार्ट, 0 to 10। तो इसकी अगर मैं लिस्ट काउंट की बात कर रहा हूँ इस स्केल का, तो आप क्या करोगे? 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है, तो इसका लिस्ट काउंट क्या है बच्चों? इसका लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर। इसकी अगर मैं बात करूंगा, तो इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू आप कहाँ तक मेजर कर सकते हो? यहाँ तक कर सकते हो, इसकी 0.1 तक। इसकी लिस्ट काउंट जो है, इसकी लिस्ट काउंट क्या होगी? 0.1 सेंटीमीटर। और थर्ड इंस्ट्रूमेंट जो है, इसकी लिस्ट काउंट क्या होगा? 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इक्विपमेंट का लिस्ट काउंट जो होता है
और डिसाइड करता है कि उसका रिजोल्यूशन क्या है, उसका क्या रिजोल्यूशन। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड द लिस्ट काउंट, और लिस्ट काउंट डिपेंड अपॉन द रिजोल्यूशन। तो सेकेंड पॉइंट मैं बोलूंगा कि डिपेंड्स ऑन रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओके, सेकेंड चीज अगर लिस्ट काउंट की बात करूंगा तो लिस्ट काउंट एरर जो होता है ये दोनों में ही आता है, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो लिस्ट काउंट एरर जो होता है हमारा, लिस्ट काउंट एरर कैन बी कंसीडर इन बोथ, कैन बी आइदर आपका सिस्टमैटिक भी हो सकता है एंड व्हाट रैंडम। तो लिस्ट काउंट एरर जो हमारा होता है सिस्टमैटिक में भी होता है, रैंडम में भी होता है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, तो ये हमारा लिस्ट काउंट है। अब बच्चों मैं बात करूंगा एरर एनालिसिस। जो भी एरर हमने बोला था, अब इस एरर का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देंगे कि क्या एरर एनालिसिस है। इसको आप राइट डाउन करो फटाफट।